हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो हमारी तो आपको पता होगा हम लोग साइंस के साइंस का जो पोर्शन है इसमें हम लोग बायोलॉजी को कवर कर चुके हैं। बायोलॉजी के सारे PYQ हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा अब जो क्लास चल रही है हमारी फिजिक्स की चल रही है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है, पिछली लास्ट 2 वीडियो जो हैं अपलोड की जा चुकी हैं और सारे क्वेश्चन जो हैं इसमें PYQ। तो ये वीडियो आपके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो कंटेंट बिहार में जो भी अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं BPSC के द्वारा, उन एग्ज़ामों में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूँ। तो इस वजह से ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, निश्चित ही आपको इससे लाभ मिलने वाला है। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो पड़े आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। क्लास के बाद में PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाती है और टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। तो साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, देख सकते हैं आप 2018 BPSC ने ये क्वेश्चन पूछा है प्री में। तो क्वेश्चन सारे हमारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। देखिए 1997-98 का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, BPSC के द्वारा। बाकी और आप देख सकते हैं ये 95 में पूछा गया है, ये भी 95 में, और ये देखो 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप BPSC 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है हमारा पहला, सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है। देखिए एग्जैक्ट अगर पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए कितना, 8 मिनट 19 सेकेंड, 19 या कहीं कहीं 20 भी देखने को मिल जाता है सेकेंड, ठीक है। लेकिन लगभग में जब पूछ दिया है तो लगभग में हमारा 8.5 मिनट, यानी कि ये हमारा ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें कहीं भी लगभग या समथिंग का यूज नहीं किया गया है। तो ऑप्शन देखिए आप, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन E इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है। वैकल्पिक ऊर्जा की अगर बात करें तो सबसे बड़ा भंडार कौन सा है। देखिए ऑप्शन है हमारा सौर ऊर्जा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी क्यों नहीं होंगे, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भू ऊष्मीय ऊर्जा, ये सारे सीमित हैं हमारे, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है सबसे बड़ा भंडार है, ये असीमित है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं, ठीक है, तो क्या कहलाता है। जहाँ पे ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रहती हैं उसको त्रिक बिंदु कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। तो साथियों आपको पता है, जब सेल्सियस का मान निकालते हैं या फ़ारेनहाइट का, तो इसका एक फार्मूला होता है। तो क्या फार्मूला होता है, देखिए F बराबर
9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। तो अगर फ़ारेनहाइट में निकालेंगे तो 9/5 इंटू सेंटीग्रेड प्लस 32, तो 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सेल्सियस की जगह पे हम लोग 40 डिग्री रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, 9/5 देखिए 9/5 इंटू 40 हो जाएगा प्लस 32। ठीक, यही तो होगा। तो 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 8 बार कटेगा, 8 नेमा 72 हो जाएगा प्लस 32। तो क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 2 2 4 और 7 3 10, 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछा गया ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से, ठोस को पिघलाने से। तो साथियों, संपीड़ित गैस जो होती है उसको छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। संपीड़ित गैस जो होती है ये कॉम्प्रेस्ड गैस होती है। कैसी, कॉम्प्रेस्ड कॉम्प्रेस्ड गैस। और जो हमारे एसी होते हैं, एयर कंडीशनर, उस उनमें भी यही वाली गैस यूज की जाती है, कॉम्प्रेस्ड गैस यानी कि संपीड़ित गैस। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। तो साथियों, अगर ऑप्शन की बात करें तो तांबा, पारा, जस्ता और सीसा है। ऊष्मा के सारे सुचालक हैं, लेकिन ऑप्शन में निम्न में से सबसे अधिक कुचालक पूछ रहा है, तो सबसे कम कुछ सुचालक कौन सा होगा, वही आंसर है हमारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन बी सीसा। देखिए, कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित ना हो, तो ऊष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे कि लकड़ी, कांच इत्यादि। सभी धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं, लेकिन अन्य धातुओं की तुलना में लेड यानी कि सीसा और पारा ऊष्मा चालकता कम होती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी सीसा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टीम इंजन कैसे चलता है। तो ऊष्मा से चलता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टीम मतलब भाप का इंजन। भाप के इंजन यानी कि स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने, जेम्स वाट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, वातानुकूलित यंत्र से किस कारण ठंडक होती है। तो जो वातानुकूलित यंत्र होते हैं किस कारण ठंडक होती है। तो साथियों, गैस को दबाने एवं मुक्त करने से। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, या फिर ऑप्शन बी कहता है हमारा शरीर हवा में अधिक गर्मी विकसित करता है। ऑप्शन सी है हवा की चालकता बढ़ जाती है। ऑप्शन डी है हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। तो साथियों, जब गर्मी के मौसम में पंखा जो है, पंखे के नीचे हम लोग बैठते हैं, आराम मिलता है, तो उस समय हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, इस वजह से ठंडक लगती है। तो ऑप्शन बी डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, अगर रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दें तो क्या होगा, कमरे में कुछ डिग्री ठंडक कर सकते हैं। ऑप्शन बी है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं।
सी कहता है अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। आप कमरे को ना गर्म और ना ठंडा कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर देंगे। ठीक है, जब ऐसी क्रिया होगी तो कमरा जो है गर्म हो जाएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान कैसा हो जाएगा? कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा या वही रहेगा? तो साथियों कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व कब होता है सबसे ज़्यादा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है साथियों, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, क्या होगा? तो एफ बराबर क्या होता है? 9/5 इंटू सेल्सियस का मान यहाँ पे रखा जाएगा प्लस 32, यही होता है ना? तो 9/5 इंटू 50 प्लस 32, यही तो हो जाएगा ना? तो 5 से काटेंगे 50 को 10 बार जाएगा, तो 10 ने 90, 90 और 32 कितना हो गया? 122, 122 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 122 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, अधिक ऊंचाइयों पर द्रवों का क्वथनांक बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, बढ़ने के बाद घटता है? तो अधिक ऊंचाई पर जब जाते हैं तो द्रवों का जो क्वथनांक बिंदु होता है कैसा हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। तो किसके कारण? उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण। उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलन कारक है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और CDPO प्री 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठंडे के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है। लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऊष्मा का अच्छा चालक लोहा है, ना कि लकड़ी, तो इस वजह से लोहा ठंडा लगता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। कौन से इलाके की बात कर रहा है? मैदानी इलाके की। तो साथियों मैदानी इलाके में हीट वेव कब माना जाता है? जब उसका टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो। कितना? 40 डिग्री। तो ऑप्शन एक हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। साथियों जब पहाड़ी इलाके की अगर बात करें तो 40 डिग्री नहीं होगा, कितना होना चाहिए? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उस इलाके को हीट वेव माना जाता है। और मैदानी इलाके में 40 डिग्री होना चाहिए, तब हीट वेव माना जाएगा। तो आगे देखते हैं क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक और ना ही दो कथन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है साथियों, लोलक की काल अवधि
यानी कि टाइम पीरियड है। द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन बी है हमारा लंबाई के ऊपर ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन सी है समय के ऊपर निर्भर करती है। यानी कि तीसरा है डी है तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की जो काल अवधि होती है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। तो साथियों अनुदैर्घ्य तरंगें जो होती हैं ध्वनि तरंगों के उदाहरण हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगें। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और देख सकते हैं प्री एग्जाम 2020 में बीपीएससी ने पूछा है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो उत्तरोत्तर सुरंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आप, जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न की एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है। इस दूरी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? जब एक सरल आवर्त तरंग किसी माध्यम से होकर जाती है तो एक विशेष पैटर्न के एक निश्चित दूरी के पश्चात पुनरावृत्ति होती है, तो इसी को तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। वे तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती है इनकी। ठीक है, और कितनी होती है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड माइनस 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, कास्मिक किरणें हैं। तो कास्मिक किरणें कैसी होती हैं? आवेशित कण होते हैं ये। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। कास्मिक किरणें विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं हैं। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं। कैसे? आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो जो वातावरण है किसके द्वारा गर्म होता है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंतों के रोगों के निदान में, जो आंत के रोगी होते हैं उसके निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। यानी कि किस किरण का उपयोग किया जाता है आंत के रोगी के निदान के लिए? तो एक्स किरणों का यूज होता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और एक्स किरणें कैसी तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय विद्युत विद्युत चुम्बकीय विकिरण विकिरण। ठीक है, तो ऑप्शन एक्स किरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए आवृत्ति का एसआई मात्रक है हर्ट्ज है। ठीक है, अर्थात हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है और इसका संकेत एच जेड। ठीक है, और एक सामान्य मनुष्य में 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि तरंग जो होती है मानव सुन सकता है। कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत्ति को मापा जाता है किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो जो ध्वनि की तीक्ष्णता है किसके द्वारा निर्धारित होती है? ध्वनि का तरंग दैर्घ्य।
ऑप्शन हो जाएगा हमारा ध्वनि की तरंग दैर्घ्य, इससे निर्धारित होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका फैक्ट देखिए आप। आवृत्ति यानी कि फ्रिक्वेंसी, ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि तारत्व, तीक्ष्णता या तारत्व पिच को निर्धारित करती है। अगर कंपन की आवृत्ति अधिक है तो इसका अर्थ है ध्वनि तीखी है और उसका तारत्व अधिक है। यदि कंपन की आवृत्ति जो है कम है तो क्या होगा, ध्वनि का तारत्व कम होता है। सामान्यतः एक महिला की आवाज़ एक पुरुष की अपेक्षा अधिक आवृत्ति की तथा अधिक तीखी होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आगे देखिए, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अतः सत्य है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल है, तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी आवृत्ति उतनी अधिक होगी और ध्वनि अधिक तीखी होगी। ठीक है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट था इस वजह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो आवृत्ति जो है परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, एक माध्यम से ध्वनि दूसरे माध्यम में जब जाती है तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट देखिए आप। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य आंतरिक तरंग होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, क्या बदल जाता है, चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगी, आवृत्ति वैसी की वैसी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। वायु में ध्वनि तरंग होती है, कैसी होती है, अनुदैर्घ्य तरंग। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। तो ऑप्शन है हमारा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 100 डेसिबल का प्रबलता स्तर संगत होता है तो मात्र श्रव्य ध्वनि के, आम बातचीत के, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 100 डेसिबल प्रबलता स्तर किसके संगत होता है, एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के संगत होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रासोनिक तरंगें, अल्ट्रासोनिक तरंगें जो होती हैं कैसी होती हैं, 20 किलो हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं या फिर 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगें हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं, कैसी, अल्ट्रासोनिक तरंगें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासोनिक तरंगें कहा जाता है। इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है, परंतु कुछ जानवर जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि द्वारा इनको सुना जा सकता है। इसे गार्टन की सीटी के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो फैक्ट इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली के सुनने का आवृत्ति विस्तार होता है, कितना होता है, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक। ठीक है, किसका, बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार। कुछ फैक्ट है इसमें, इंपॉर्टेंट है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज तक होता है, ये तो पता हो गया। आगे देखिए,
ध्वनि तरंगों को उनकी आवृत्ति परिसर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन सी? देखिए, एक तो श्रव्य तरंगें, पराश्रव्य तरंगें, ठीक है, और अपश्रव्य तरंगें। तो श्रव्य तरंगें कौन सी होती हैं? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक जो सुनी जाती हैं, ये श्रव्य तरंगें होती हैं। अपश्रव्य तरंगें कितने? 20 हर्ट्ज से कम। और पराश्रव्य जो होती हैं 20,000 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु जो होते हैं पराध्वनिक उत्पत्ति कर पराध्वनि यानी कि इको उत्पन्न करते हैं। तो इसके फैक्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानता है, कितना होता है ध्वनि का वायु में वेग? 330 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए, और कुछ ऑप्शन दे रखा है। ये माध्यम है, ताप है, और ध्वनि का वेग कितना है? शुष्क वायु में अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो कितना वेग होगा ध्वनि का? 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर शुष्क वायु हो और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो तो कितना होगा? 346 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1284 मीटर प्रति सेकंड। वहीं पे आसुत जल की अगर बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1498 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और समुद्री जल में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1531 मीटर प्रति सेकंड ध्वनि का वेग होता है। स्टील की बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है? 5960 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि का वेग है। वहीं एल्युमिनियम में 25 डिग्री पे 6420 होता है। लोहा में बात करें तो 25 पे कितना होता है? 5950 होता है। कांच में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है? 3980 मीटर प्रति सेकंड, ये ध्वनि का वेग होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की अधिकतम गति जो है अधिकतम होती है? किसमें ध्वनि की गति जो होती है सबसे ज़्यादा किसमें होती है? ठोस माध्यम में। तो ऑप्शन हमारा और ए हो जाएगा, इस्पात, ठीक है। पानी, वायु, इन सबसे ज़्यादा किसमें होगी? इस्पात में। ये देखिए, बीपीएससी ट्री यानी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करके साझा कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो भ्रूण के विकास को जानने के लिए किसका यूज होता है? पराध्वनि तरंगों का, ठीक है, यानी कि अल्ट्रासाउंड का। अल्ट्रासाउंड में कैसी तरंगें होती हैं? पराध्वनि तरंगें होती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की इकाई है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है, ठीक है। और देख सकते हैं आप, और विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि होती है। और 1 कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर के बराबर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या होता है विद्युत शक्ति की इकाई? वाट। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किस तरीके से 1 वोल्ट व्यक्त किया जा सकता है? तो 1 जूल प्रति कूलाम से। तो साथियों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको टीआरई से संबंधित, जब तक बीपीएससी टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम नहीं होता है, डेली आपको इम्पोर्टेंट एक वीडियो देखने को मिलती रहेगी, ठीक है। चैनल से जुड़ जाइए
और अन्य लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो पे, तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।